नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच सीटेट एग्जाम 2025 के लिए सीडीपी का एक नया विषय लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लेके आ चुका हूं, जिसे अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता भी कहा जाता है। अगर बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, ये विषय जो है वो सीटेट परीक्षाओं में हर बार बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस विषय में जरूर बने रहे, हर एक चीज़ को आप बारीकी से सीखें। सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम विकार या लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होता है। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को ही अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार या लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो होती क्या है। जब हम कोई चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सीखने में अधिगम अधिगम का जो मतलब होता है वो सीखना होता है। जब आपको सीखने में क्या आ रही है, कोई परेशानी आ रहा है, कोई विकार आ रहा है, आपको उस योग्यता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो उसको ही क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सबसे ज़्यादा बार, वैसे तो ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पूछा जाता है वो डिसलेक्सिया पूछा जाता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया में हमें पढ़ने से संबंधित क्या होती है, कठिनाई होती है। आप यहाँ पे इस बच्चे को देख सकते हैं, तो इस बच्चे को क्या हो रहा है, पढ़ने में क्या है, दिक्कत हो रही है। तो जहाँ भी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है उसको क्या क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। तो सीधा क्वेश्चन सीटेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई में होने वाला जो विकार है उसी को क्या कहते हैं, आपका डिसलेक्सिया कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये परीक्षाओं में, सीटेट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में बहुत बार जहां साइकोलॉजी पूछा जाता है वहां पूछा गया है। इसके बाद अगला है आपका डिसग्राफिया। देखो ग्राफ, इसमें आ रहा है लिखा हुआ ग्राफ। ग्राफ में क्या है, मान लो ग्राफ होता है जहाँ पे हम क्या है लिखते हैं, उस पर क्या है ड्रॉ करते हैं। तो लिखने से संबंधित, तो आपको सीधा याद रखना है, जब जहाँ पे ग्राफ आ गया तो आपने क्या लेना है, लिखना वहाँ पे ले लेना है। तो लिखने से संबंधित, जब अधिगम में, सीखने में जब हम लिखते हैं तो लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है और विकार का मतलब जो है वो कठिनाई होता है। अक्षमता, क्षमता होता है किस चीज़ को करना, और अक्षमता होती है जो उस चीज़ में क्या है, कठिनाई पैदा कर रही है। तो लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफ यहाँ पे आ गया तो याद रख लेना, लिखने से संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला जो अधिगम का विकार है वो है डिसकैलिकुलिया। देखो कैलिकुलिया, कैलिकुलिया मतलब कि कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में आप क्या है, जोड़ घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो कैलिकुलिया से क्या वो बोलेंगे भैया, तो याद रखना इसमें गणितीय गणना, जहाँ पे आपको जो है वो क्या है, जहाँ भी आपको मतलब गणितीय गणना से, मैथ से जो है संबंधित समस्या आ रही है उसको क्या बोलेंगे, डिसकैलिकुलिया। तो आपको याद रखना है डिसकैलिकुलिया। कैलिकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में आपको गणित तो याद आ ही जाएगा, मैथ तो याद आ ही जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिसकैलिकुलिया क्या होता है। तो डिसकैलिकुलिया आएगा तो गणितीय संबंधित विकार, लिखने से संबंधित विकार बोलेंगे तो ग्राफ याद आ जाएगा, डिसग्राफिया बोलेंगे। और अगर बोलेंगे पढ़ने से संबंधित कठिनाई तो क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। तो ये तीनों तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा अधिगम, लर्निंग, सीखना क्या होता है। इसको भी हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। और साइकोलॉजी की जो हमारी टेट के लिए जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलने वाली है, इसीलिए इससे पहले मैंने आपको जीन पियाजे पढ़ा दिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 सीडीपी का रहने वाला है। इसके बाद हम आगे चले और आगे पढ़ेंगे हम डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया होता क्या है, तो यहाँ पे शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। यहाँ पे बच्चे ने पहले देखी मोर, और मोर के बाद उसने देख ली एक मुर्गी। तो वो क्या समझता है कि जो डिसमॉर्फिया में क्या होता है कि इस कठिनाई में ये अधिगम का ऐसा विकार है, ये क्या सोचता है कि दो टांगे तो मोर की भी है और मुर्गी की भी दो टांगे है, इसके भी थोड़े थोड़े पीछे क्या है, पंख जैसे। तो ये सोचता है कि ये भी मोर है, ये मुर्गी को भी क्या है, बच्चा यहाँ पे मोर समझने लगता है। तो ये कौन सा अधिगम विकार होता है, जहाँ पर शारीरिक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चा यहाँ पे क्या है, इसका जो है वो पता नहीं कर पाता है कि कौन सा मोर है, ठीक है, वो दोनों को ही, मुर्गी को भी मोर कहने लगता है। तो मतलब जो डिसमॉर्फिया होता है यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या है, मुर्गी को मोर कहेगा और मोर को मुर्गी कहेगा। तो इसी को हम कहेंगे, जहाँ पे शारीरिक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है तो उसको कहते हैं डिसमॉर्फिया। इस बात को आपने याद रखना है। अगले चलते हमारा
अगला जो यहाँ पे है वो है डिस्पेसिया। डिस्पेसिया होता है भाषा से संबंधित विकार। मान लो ये बच्चा ये जो है वो अपनी मम्मी पापा से कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये कहना तो चाहता है लेकिन इसको क्या है, भाषा से संबंधित क्या है, विकार है। जो इसकी फीलिंग्स है वो उनको वो अपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पा रहा है, तो इसी को कहते हैं। तो याद रखना ये है आपका डिस्पेसिया। डिस्पेसिया होता है भाषा से संबंधित विकार की, कहना तो चाहता है बच्चा बहुत कुछ लेकिन उतना नहीं कह पाता जितना कहना चाहता है। तो वहाँ पर क्या है, वो फंस जाता है। अपनी जो उसको जितनी उसके मन में बातें आई थी वो पूरी बातें नहीं वो कह पाता, मतलब कुछ कुछ बातें कह पाता है। तो भाषा से संबंधित विकार जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्फेसिया। तो हमने 5 अधिगम के विकार, 5 लर्निंग डिसएबिलिटीज को देख लिया है, बहुत ही डिटेल से देखा है। तो इसको आप एक एक बातें देखो, बहुत डिटेल से देखना। अगला जो हम अधिगम विकार पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्रैक्सिया। अगर बात करें डिस्प्रैक्सिया की तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ठीक व्यक्ति है, मान लो कि मैं हूं या आप है, आपको मैंने बॉल फेंकी, 2 या 3 बार मैंने आपको बॉल फेंकी, एक बार आपने वो कैच नहीं कर पाए आप, दूसरे बार मैंने फेंकी फिर भी नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे चौथे बार आप जो है वो आंखों का और बॉल का जो तालमेल है वो बिठा पाओगे। लेकिन अगर बच्चा है, अगर बच्चे की बात करें, बच्चों को हम बार बार वो बॉल फेंक रहे हैं जो शारीरिक कौशल से संबंधित, वो अपनी आंखों को और इस बॉल को जो क्या है बिल्कुल पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो इस बच्चे को क्या होगा, शारीरिक कौशल से संबंधित कोई ना कोई विकार होगा। वो अपने आंखों का और अपने हाथों का जो तालमेल है वो सही तरीके से बिठा ही नहीं पाएगा। तो इसको कहेंगे हम डिस्प्रैक्सिया। इस बात को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को जो है वो डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला जो है वो है, अगला है डिस्थीमिया। अच्छा, डिस्थीमिया क्या होता है? और अगला जो है हमारा 7वां है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया बोले तो तनाव से संबंधित विकार। मतलब तनाव तो यार देखो किसी को भी हो सकता है। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जब इसमें ज़्यादा आ जाती है तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को क्या है, तनाव आ सकता है। और तनाव तो देखो बड़े को भी हो सकता है, हमको भी क्या तनाव होगा इस टाइम, ऐसा में होगा कि यार हमारा सीटेट हो जाए, फिर हमारा कमीशन हो जाए। तो तनाव किसी को भी हो सकता है। और तनाव से संबंधित जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। सातों के सातों आपको याद रखने, और ये एक एक करके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। हर एक आपको याद रखने हैं। गणित से संबंधित विकार, लिखने से संबंधित विकार, पढ़ने से संबंधित विकार। मैं एक बार इनका लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा। अगला जो हमारा अधिगम विकार है वो है ADHD। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चला हुआ है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं। 2018 या 17 के बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होते हैं उनको आपको डिटेल से पढ़ना है। इसलिए मैंने हाथ से एक एक नोट्स आपको एग्जाम्पल सहित बनाए हैं। अच्छा, ADHD का पूरा नाम क्या है? आपको इस फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि इसका मतलब है क्या। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखिए अटेंशन डेफिसिट मतलब कि इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD क्या होता है, जिसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। और दूसरा क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चा क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब जो आपका जो अटेंशन डेफिसिट होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या है, एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। मान लो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान जा रहा है कि भाई मम्मी खाना बना लिया होगा कि नहीं बनाया होगा। तो ये क्या है, अटेंशन। और मैं आपको जितना मर्जी बोलूँगा आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, आपका अटेंशन डेफिसिट कहेंगे। आपका ध्यान जो है वो, मैं आपको यहाँ पे बहुत दिलजान से पढ़ा रहा हूँ और आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं सुन पा रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, अटेंशन डेफिसिट। और दूसरा है, इसमें बच्चा क्या हो जाता है, HD का जो मतलब है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे में क्या है, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा इसमें। तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का जो यहाँ पे मतलब होगा वो ये होता है कि बच्चे क्या है, इसमें जो है वो जल्दी जल्दी, मान लो कि बड़े बच्चे हैं क्लास में, उनको मैं कोई उनसे आंसर पूछे जाते हैं तो जल्दी जल्दी टेस्ट के आंसर दे देते हैं। मतलब कि वो क्या है, एक्टिव होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिवनेस जो है अपने अंदर दिखाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसमें कैसे वो कैसे हो सकता है हाइपर एक्टिव। तो उसको अगर आपने फ़ोन दे दिया तो फ़ोन के सारे बटन जो है जल्दी जल्दी दबाता रहता है, ये नहीं कि आराम से, मतलब जल्दी जल्दी दबा देता है। तो ये इसके मतलब है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखिए साइकोलॉजी एक कहानी है और इसको कहानी की तरह ही सीखना पड़ता है। तो इसमें बच्चा क्या है, एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, मतलब उसका ध्यान भटकता रहेगा। अगर वो एक जगह ध्यान केंद्रित जितने मर्जी बार समझाओ वो अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि एक चीज़ का आंसर देना वो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये था आपका ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दोनों ही AD का मतलब अलग है और HD का मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं RPW एक्ट 2016। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम सीधा एक क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट परीक्षा में पूछा गया था कि जो RPWD एक्ट है इसको संसद के द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसको संसद
संसद के द्वारा 2016 में पारित किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, यहाँ से ये भी जो है वो क्वेश्चन बनता है कि आरपीडब्ल्यू का जो है, डब्ल्यूडी का जो है वो पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016। क्या बोला, मैं इसको मैप के माध्यम से आपको पहले फोटो के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। तो इसका जो पूरा नाम है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016। तो संसद ने इसको 2016 में क्या कर दिया था, पारित कर दिया था, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, जो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये 2016 से पहले भी एक बार लाया गया था, तो इसको पहले 1995 में लाया गया था और उसके बाद इसको जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसको पुनः लाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया। तो पहले इसका नाम खाली पीडब्ल्यूडी था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो था, जब ये लाया गया था 16 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा ये विकलांगता की जगह आपको दिव्यांग बोलना है। दिव्यांग के 7 प्रकारों से बढ़कर, पहले क्या थे कि जो विकलांग लोग होंगे, जो दिव्यांग होंगे, वो 7 प्रकार से बढ़कर इस एक्ट के तहत 21 प्रकार कर दिए गए थे। तो विकलांगता के जो है, जो दिव्यांगता के जो प्रकार होंगे वो कितने प्रकार होंगे, 21 प्रकार कर दिए गए। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की भी शक्ति होगी, कि और भी देखो 2016 में कितने पहले विकलांगता के जो प्रकार थे वो कितने थे, 7, लेकिन इन्होंने बोला 7 से 2016 में कितने कर दिए भाई, 21 कर दिए। ठीक है, 21 कर दिए। और इन्होंने बोला कि जो केंद्र सरकार है, जो कि भारत, जो मोदी जी की सरकार है, वो इसमें और भी जो है दिव्यांगता के प्रकारों को जोड़ सकती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 में आया, पहले विकलांगता जब पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आई थी तो पीडब्ल्यू एक्ट के तहत 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, फिर अब 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गई है। ऐसे क्वेश्चन देखो सीटेट में आने वाले हैं। और आपसे परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 21 प्रकार की हो चुकी है, अब इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो जी हाँ, केंद्र सरकार के पास दिव्यांगता या विकलांगता के प्रकार को जोड़ने की शक्ति अभी भी है, इस बात को आपने याद रखना है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो पूरा नाम है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज 2016 एक्ट, इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। तो इसके तहत जो इसमें जो बच्चे आएंगे उनके लिए कुछ युक्तियां, मतलब उनके लिए कुछ शर्तें क्या क्या थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। विषय थोड़ा सा कठिन सीटेड होता है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसान होता है इसको क्लियर करना। तो इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियों की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। मतलब कि क्या है, एक तो भैया जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको समानता मिलनी चाहिए। देखो उनको, हर एक व्यक्ति को समानता, सबके जैसे समान सबको रूल है, उनको भी वही समान मिलने चाहिए। उनके साथ गैर भेदभाव, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लो कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई चल नहीं सकता, तो मतलब उनके साथ क्या है, समानता का भाव जो है यहाँ पे रखना है इस रूल के तहत, आरपीडब्ल्यू एक्ट के तहत। और स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो उनका क्या हर 5 वर्ष बाद क्या करना था, सर्वे करना यहाँ का इसका लक्ष्य था। इस बात को आपने याद रखना है। तो स्कूल जाने वाले सभी बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, ये भी इसकी एक युक्ति थी, मतलब कि इसका एक शर्त थी। और बुक्स टीएलएम आदि उपलब्ध कराना, जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए बुक्स टीएलएम आदि जो है वो क्या है, उपलब्ध कराना, वो भी इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बात की गई थी। तो एनईपी 2020 जो है वो भी इसके साथ की बात करता है कि भाई जो दिव्यांगजन बच्चे होंगे उनके लिए देखो सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब कि स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे पढ़ सके, बहुत अच्छे से उनको सहूलियत मिल सके। तो एनईपी जो 2020 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात करता है आपके दिव्यांगजन बच्चों की। तो उसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल से आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत की गई थी, लेकिन इसमें हमको कितनी पढ़नी है, 2 ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वालीनता, जिसको ऑटिज्म या आत्म केंद्रिता भी कहा जाता है। भाई ऑटिज्म क्या होता है, स्वालीनता क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि दोहराव, या मतलब कि जिसमें बच्चा क्या रहता है, खुद में जो है वो लीन रहेगा, वो ज़्यादा किसी के आंसर देने में क्या है इंटरेस्ट नहीं रखेगा। मतलब वो खुद में अपने आप में क्या रहेगा, स्वालीनता रहेगा, मतलब कि अपने आप में उसको क्या रहना है, खोया रहना है। मतलब बच्चा ना तो किसी को क्वेश्चन के आंसर देगा, अपने मस्ती में रहेगा, मतलब उसको किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा, मतलब वो अपनी ही दुनिया में अलग रहेगा। तो यही होता है आपका ऑटिज्म। देखिए स्वालीनता में अगर बात करें
तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक शो हो रहा था और उस शो में जो है वो महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे, ऋषभ पंत भी आए थे। तो पंत भाई तो हमारे बोलने वाले हैं, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने बोल दिया कि जो धोनी भाई है वो बहुत कम बोलते हैं, और धोनी भाई ने फिर सामने से इशारा उसको मारा पंत को। तो यहाँ पे क्या है, जो माही भाई है वो यहाँ पे बहुत कम बोलते हैं, तो अपने में ही रहते हैं, उनको ज़्यादा बोलना नहीं, वो जो भी सोचते हैं वो अपने आप में ही सोचते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि क्रिकेट मुझे भी बहुत पसंद है और अक्सर आप लोग भी ऐसे उदाहरण से ही यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। स्वालीनता वाला व्यक्ति है कि जो अपने आप में रहने वाला है, मतलब कि दोहराओ या रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार या बिहेवियर को ऑटिज्म ही कहेंगे। मतलब व्यक्ति अपने में ही रहेगा भाई, आप उसको जितना मर्जी बोल लो वो इशारों से ही आपके साथ बात करेगा कि हाँ मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। मतलब वो ज़्यादा देगा भी, थोड़ा बहुत इशारों से देगा, उसके बाद वो अपने आप हट जाएगा वहाँ से। इसमें जो बच्चा है वो क्या है, थोड़ा सा कट जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि सोसाइटी से स्वालीनता में क्या है, बच्चा कट जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अगर जहाँ पे बोलना है वहाँ तो बच्चा चलो बोल भी लेगा। माही भाई चलो बोलते हैं, क्रिकेट जब खेलते तो वहाँ बोलते थे, लेकिन देखिए अगर बात करें यहाँ पे पर्सनल की बात हो रही स्वालीनता की, तो इसमें बच्चा क्या है, खुद में ही रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, ये उदाहरण है। आप सही में उन्हीं की लाइफ में मत ले जाना इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए यहाँ पे करवाई जाती है। इसके बाद अगला जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रूल है वो है आपका, यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन टेस्ट सीटेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऑटिज्म में जो है वो जहाँ पे जो है सामाजिक संचार में जिसको सबसे ज़्यादा चुनौती, मतलब सोशल कम्युनिकेशन में जिसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो कैसा बच्चा होता है, तो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, जो हमने अभी पढ़ा स्वालीनता वाला बच्चा होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला एक्ट जो यहाँ पे RPWD एक्ट का था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गामक या गतिमान अक्षमता, जिसको लोकोमोटर डिसएबिलिटी भी कहा जाता है। भाई लोकोमोटर डिसएबिलिटी क्या होता है, इस अक्षमता में जो है शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से नहीं चलना या संबंधित होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने मसल का उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर पाता है, उसमें जो है वो शारीरिक क्या होती है, अक्षमता होती है, वो सही तरीके से यहाँ पे चल नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, ये लोकोमोटर है, याद रखना है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ जा पाने की अक्षमता। तो ये सारी की सारी क्या है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, जहाँ पे बच्चे को कोई ना कोई शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और हर एक बात यहाँ पे परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा लर्निंग डिसएबिलिटी, जिसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि सीखने की जो अक्षमता होती है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और वहाँ पे हमें जो कठिनाई आती है, उसी को लर्निंग डिसएबिलिटीज़ कहते हैं। सबसे पहले हमने डिसलेक्सिया पढ़ा, जहाँ पे पढ़ने से संबंधित कठिनाई की हमने बात करी। जैसे कि आप ये बच्चा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये पढ़ रहा है लेकिन इसको कठिनाई आ रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसके बाद हमने डिस्ग्राफिया, जहाँ पे लिखने से संबंधित हमको विकार आता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब आपको कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर में क्या है, गुणा घटाओ जमा ये सब करते हैं, भाग, तो इसको गणितीय गणना से संबंधित जो समस्या होती है उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसके बाद हमने डिसमॉर्फिया, जहाँ पे बच्चा शारीरिक जो भ्रम वाली स्थिति में होता है, वो मुर्गी को मोर कहता है और मोर को मुर्गी कहता है, उसको दोनों सेम ही लगता है, तो इसको कहेंगे डिसमॉर्फिया। उसके बाद था आपका डिसफेसिया, जिसमें भाषा से संबंधित बच्चों को विकार होते हैं कि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन भाषा में कुछ विकार होने के कारण वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है। उसके बाद हमने डिस्प्रेक्सिया पढ़ा, जिसमें शारीरिक कौशल से संबंधित विकार की बात की गई है। फिर हमने पढ़ा था आज डिस्थीमिया, जहाँ पे तनाव से संबंधित, जहाँ हम डिप्रेशन में होते हैं, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। अटेंशन डेफिसिट क्या है, हाइपर डिसऑर्डर क्या है, हर एक चीज़ की हमने बहुत डिटेल से बात की। उसके बाद हमने RPWD एक्ट 2016 की बात की और वर्तमान में कितने दिव्यांग विकार अब हो चुके हैं ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने इसकी युक्तियों को पढ़ा, सुझाई गई जो युक्ति थी, क्यों इसको क्या क्या इसमें जो है वो सुधार लाए जाएंगे। उसके बाद हमने ऑटिज्म की बात करी, स्वालीनता की बात करी, आत्म केंद्रिता की बात करी, और फिर हमने ये भी देखा कि सोशल कम्युनिकेशन में ये ऑटिज्म जो है वो सबसे बड़ा कारण रहता है। और लास्ट में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आपका लोकोमोटर डिसएबिलिटी। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।